ठीक। हाँ तो स्टूडेंट, मैं सतीश गुप्ता एमपी पीएससी मेंस 2025 के एमपीजीएस के टॉपिक को लेकर के आपके पास उपस्थित हूं। तो पीएससी वाई डीसी सर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है और वो जिम्मेदारी एमपीजीएस पढ़ाने की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी का चाहे प्री हो या मेंस हो, दोनों में एमपी का वेटेज बढ़ा हुआ है। तो जीएस फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में और थर्ड पेपर में, हालांकि थर्ड पेपर में कुछ ही टॉपिक है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पेपर में काफी कुछ एमपी की यूनिट है। तो मेंस के दृष्टिकोण से, जैसा आप जानते हैं कि 9 जून से 14 जून के बीच आपका शेड्यूल घोषित किया है एमपीपीएससी बोर्ड ने कि आपकी मेंस की परीक्षा होगी। तो उसी दृष्टिकोण से इस क्लास को डिजाइन किया गया है। और मैं आपको बता दूं अपने अनुभव के बारे में, लगभग लगातार 18 सालों से अध्ययन और अध्यापन का कार्य खासकर पीएससी क्षेत्र में करता रहा हूं। ठीक है, तो अभी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि 2 लेक्चर के रूप में आपको एमपीजीएस कंप्लीट करवाया जाएगा। लगभग 90 दिन में कंप्लीट करवाया जाएगा इसको। तो इसमें जीएस जो लेक्चर फर्स्ट है उसमें हम जीएस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो एमपी का इतिहास है उसको लेंगे। ठीक है, उसके बाद जस्ट 2 बजे के बाद एक क्लास और लेक्चर 2 के रूप में शुरू की जा रही है, जिसमें एमपी का भूगोल जो आपका पार्ट बी है उसके अंतर्गत लिया जाएगा। और बात की जाए तो जैसे इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, मध्य प्रदेश का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रशासन, राजनीति वगैरह का टॉपिक ले लिया जाएगा। इसी तरीके से उधर मध्य प्रदेश का भूगोल कंप्लीट होगा। तो उसके बाद हम फिर जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको लिया जाएगा। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को थोड़ा डिले लेने का वजह यह है, कारण यह कि अभी तक आपने पढ़ा तो वो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट पढ़ी, और जहां तक मैं समझता हूं कि मार्च के महीने में आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 की रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसको हमें करना पड़ेगा और उसी अपडेशन के साथ वो पूछेगा। तो इसी दृष्टिकोण से उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो बारी बारी से टॉपिक को लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, आप देखेंगे कि एमपी पीएससी का जो टॉपिक है, तो मध्य प्रदेश का जो एमपी पीएससी मेंस का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी जो इकाई 2 है, इकाई 2 की बात करें तो इकाई 2 के अंतर्गत मध्य प्रदेश का राजवंश को रखा गया है। तो आप देखेंगे जो टॉपिक जुड़ा हुआ है, ये टॉपिक कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, प्रागैतिहासिक एवं आते ऐतिहासिक मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों में उन्होंने गर्दबिल वंश, नागवंश, औलिकर वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, कलचरी वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, गौड़ वंश, कच्छप घात वंश और तोमर वंश को लिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो 18 जनवरी 2024 को हमारा ये सिलेबस जारी हुआ, उससे पहले भी राजवंश थे। ठीक है, और 5वीं यूनिट अभी भी राजवंश के रूप में जुड़ी हुई है। जैसे गौड़ राजवंश की देखें तो गौड़ राजवंश यहां पर भी दिया है, उधर 5वीं यूनिट में भी है। ठीक है, लेकिन कुछ राजवंश ऐसे थे कि जिनको लगता था कि होना चाहिए, मध्य प्रदेश के सिलेबस में होना चाहिए, और वो ये राजवंश है। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ राजवंश एकदम लोगों को नए नवेले लगे क्योंकि पहली बार नाम सुना था, जैसे गर्दभिल वंश की बात करें। ठीक है, तो ये हमारे स्थानीय राजवंश हैं जिनके राजाओं ने हमारे मध्य प्रदेश की भूमि पर राज्य किया है। तो उनसे रिलेटेड मध्य प्रदेश का इतिहास है, और मध्य प्रदेश की इतिहास संस्कृति को जानना एक हमारा उत्तरदायित्व भी है। तो उसी दृष्टिकोण से ये सिलेबस में शामिल किए गए हैं। तो इनके संदर्भ में मेंस के दृष्टिकोण से हम तैयार करेंगे। मेंस के दृष्टिकोण से तैयार करें तो जैसे कि मेंस की बात करें तो मेंस में आप देखते हैं कि मेंस में अब आपका जो वो है कार्यक्रम है, जो आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो कुछ इस तरीके से है कि 2 मार्कर पूछे जाएंगे, 7 मार्कर पूछे जाएंगे, और बात करें तो 10 मार्कर पूछे जाएंगे। तो 2 मार्कर में आपको 1-2 लाइन में लिखना है, यानी कि संक्षिप्त में पूरी जानकारी आपको भरना है। ठीक है, फिलअप करना है, 2 लाइनें उसमें लगभग दी जाएंगी। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा 60 शब्दों में क्वेश्चन पूछना है, 7 मार्कर पूछना है, तो उसके लिए लगभग आधा पेज दिया जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से कहना चाहिए आधा पेज दिया जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, तो बिल्कुल गुड आफ्टरनून, राधे राधे। ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, एमपी हिस्ट्री की काफी नीट थी। ठीक है, एमपी हिस्ट्री की काफी नीट थी, तो बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एमपी का इतिहास इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप देखिए, एक शब्द कहा जाता है इतिहास को लेकर के। ठीक है, हालांकि मैंने नहीं कहा है, ऐसा सुना है। ठीक है, जो सुना है और अनुभव किया है उसके आधार पर बता रहा हूं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सवेरे सफा। तो हिस्ट्री का यही तरीका है। ठीक है, तो हिस्ट्री का एक तरीका और है कि अगर इसको सिस्टमेटिकली कहानी किस्से जैसा सुना जाए, क्योंकि है भी ये कहानी किस्से, तो बराबर ध्यान रहेगा। लेकिन अगर आप बीच में से पढ़ोगे
तो फिर ये ध्यान नहीं रहने वाली। ठीक है, तो कारण ये है, जैसे मान के चलिए कि बाबर पढ़ लिया, बाबर के बाद फिर जहांगीर पढ़ लिया, फिर बीच में अकबर रख दिया, फिर हुमायूं रख दिया, तो सब हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सिस्टमेटिकली अगर पढ़ोगे, जिस तरीके से साइंस के बारे में कहा जाता है ना, विज्ञान के बारे में कहा जाता है क्रमबद्ध अध्ययन, इसी तरीके से क्रमबद्ध अगर इतिहास पढ़ोगे तो बराबर आपको ध्यान रहेगा, और हम बहुत हेल्दी तरीके से इसके चर्चा करने वाले, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास में मजा भी आएगा। और ये क्लास केवल एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि क्लास एग्जाम ओरिएंटेड के दृष्टिकोण से जनरेट की जाएगी। किस तरीके की गुणवत्ता होना चाहिए आपके आंसर की, किस तरीके से फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, और कितना लिखना है, ये सभी चीजें गुणवत्ता के साथ बताई जाएंगी, और साथ में आपको भी प्रैक्टिस सेशन के रूप में, ताकि आपकी जो भी कमजोरियां हैं, जो खासकर लेखन शैली की, क्योंकि मेंस ही आपका मेन योग्यता का प्रमाण है, क्योंकि हम प्री में केवल स्क्रीनिंग के रूप में हम लाखों की संख्या से घटकर के हजारों की संख्या में आ जाते हैं। अदरवाइज जो योग्यता का प्रदर्शन होता है वो मेंस में होता है, और उसी दृष्टिकोण से हमें अपने आप को तैयार करना होगा, तो उसकी बिल्कुल तैयारी करेंगे। तो ये राजवंश पूरे दिए हुए हैं, तो एक एक चीज को कहना चाहिए व्यवस्थित तरीके से लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं हम प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश। इस टॉपिक को हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, यहां पर जो आपको क्वेश्चन जनरेट किए जा रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन शो हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ फाइल के रूप में मिल जाएंगे। जितना टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उतना टॉपिक आपको व्यवस्थित तरीके से, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि सर पढ़ा देंगे तो हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को लेते हैं, शब्द समझते हैं। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, मध्य प्रदेश। देखिए शब्द जुड़ा हुआ है, इस शब्द जुड़ा हुआ है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, और शब्द साथ में क्या जुड़ा है, मध्य प्रदेश। तो इतिहास आपने पढ़ा होगा, जिन भी लोगों से आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब वो इतिहास शुरुआत करते हैं तो इतिहास की प्रारंभिक जानकारी देते हैं। प्रारंभिक जानकारी देते हैं कि इतिहास हमने किससे प्राप्त करते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से साधन जिनके माध्यम से इतिहास के बारे में जाना जाता है। ठीक है, तो वो तो तीन शब्द हमारे सामने आते हैं। एक आता है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्राक धन इतिहास, इससे मिलकर के बना हुआ है प्रागैतिहासिक। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आदि मानव, आदि मानव की बात करें तो आदि मानव ने जब अपनी भोजन की तलाश में, देखिए इसका मतलब क्या है प्रागैतिहासिक, यानी कि प्रारंभिक इतिहास। ये प्राक का मतलब क्या निकलेगा, इस प्राक का मतलब निकलेगा प्रारंभिक इतिहास। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है, प्रारंभिक, यानी कि सबसे पहले का इतिहास। तो सबसे पहले का इतिहास कब, जब मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव की उत्पत्ति लगभग 2.2 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, ये प्लास्टोसीन और मायोसीन काल के बीच में हुई। ठीक है, अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के माध्यम से देखें। ठीक है, तो उस समय मानव क्या करता था, मानव भोजन की तलाश में रहता था। जिस तरीके से हम दूसरे जानवरों को देखते हैं, जीवों को देखते हैं, उस तरीके से मानव भी भोजन की तलाश में रहता था। तो उस समय कोई लिपि का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, तो लिपि का विकास नहीं हुआ था, तो जो कुछ भी उसने उस समय औजार उपकरण इस्तेमाल किए, जैसे पत्थरों के औजार उसने इस्तेमाल किए, जो भी उसने जैसे मिट्टी के मृदु भाण, मिट्टी के मटके इस्तेमाल किए, तो जो पुरातत्व सामग्री है उसके माध्यम से एक अवलोकन करते हैं। 90% इतिहास प्रातात्विक साक्ष्य या जो हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक सामग्री के माध्यम से उपलब्ध होता है, उसके माध्यम से आकलन करते हैं, वो कहलाता है प्रागैतिहासिक इतिहास। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आपसे मध्य प्रदेश में रिलेटेड क्या पूछा जाएगा, तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, आदि मानव की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है, और इसके साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश में मिले हैं। जैसे हथनौरा की बात करें, सीहोर जिले में नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा है, और हथनौरा से एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस नर्मेंदिस का नाम का मानव कपाल मिला है, जीवाश्म मिला है। तो जीवाश्म मिला है यानी कि आदि मानव रहा होगा, तभी तो मिला है। नर्मदा नदी हमारी भारत की सबसे प्राचीन नदी है, नर्मदा नदी के किनारे मिला है। ठीक है, दूसरा भीमबेटका की गुफाएं, तो भीमबेटका के ऊपर भी पूछा जा सकता है। अब आप भीमबेटका की गुफा में वो पूछ रहा है, तो आप चाहे उसको पुरातात्विक सामग्री स्थल के रूप में रखें या पर्यटन स्थल के रूप में रखें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन वहां से निकल करके आएगा आपके सामने। आदमगढ़ है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, डांगवाला है, तो ऐसे क्वेश्चन यहां से निकल करके आपको प्रागैतिहासिक काल से आ सकते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जब मानव ने लिपि का विकास तो कर लिया था, लेकिन उसको पढ़ने में आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय कहना चाहिए कैसा कहलाता है, क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें भाव चित्रात्मक लिपि मिली है। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि मिली है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। वो क्या कहलाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाएगा।
ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वो जब लिपि का विकास भी हो गया था, उसको पढ़ने में सफलता भी प्राप्त हुई है। जैसे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, भले ही संस्कृत में लिखा है लेकिन हमें पढ़ने में सफलता तो प्राप्त हुई है, तो उससे संबंधित। तो यहां पर जो बात आ रही है कि प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश, तो प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल में तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल में जो प्रातात्विक स्थल या प्रागैतिहासिक स्थल हमारे मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं वो, उनके बारे में, ठीक है। उनमें 2 मार्कर भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, उसमें 6 मार्कर भी पूछा, मतलब 7 मार्कर के रूप में 60 शब्द में पूछा जा सकता है, या ओवरऑल क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 200 शब्द में बिल्कुल पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको हमें ध्यान रखना होगा। आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में, तो आद्य ऐतिहासिक, देखिए आदि का शब्द एक तो एक निकलता है कि लिपि का विकास हो गया था लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। दूसरा इसका मतलब आदि, आदि से मतलब प्रारंभिक, और प्रारंभिक के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें अनुश्रुति गम्य इतिहास भी आ जाता है, इसमें महाकाव्य काल वाला भी इतिहास आ जाता है, इसमें रामायण महाभारत कालीन इतिहास भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का इतिहास हम इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ऐतिहासिक हो जाता है शब्द। तो ऐतिहासिक की बात करें तो देखिए, देखा जाए तो ओवरऑल ये 3 शब्द हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो अलग से नहीं लिखा उन्होंने इतिहास, मध्य प्रदेश इतिहास इसलिए लिखा है क्योंकि राजवंश क्या है, राजवंश भी तो इतिहास ही है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये शब्द इस टाइप से लिख दिया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, मध्य प्रदेश, ठीक है। इतिहास का शब्द उन्होंने अलग से दे दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें तो आप देखेंगे कि ये जो शब्द दिया हुआ है, ये जो राजवंश शब्द दिया है, ये भी तो इतिहास ही हुआ। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, मध्य प्रदेश का इतिहास होगा जिसके अंतर्गत ये राजवंश दिए हुए, ठीक है। तो अब चूंकि आपके पास जो पैटर्न है वो 3 स्वरूपों में है। 3 स्वरूपों में क्या है, 3 स्वरूपों में यह है कि आपसे 2 मार्कर पूछे जा सकते हैं, और 2 मार्कर को लिखना कितने में है, 20 शब्दों में। अब कई बच्चे कहेंगे सर कहना चाहिए 10 ही में लिखना है, 12 ही में लिख पाते। अब कारण ये है कि आपके लिए वो, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी वो शब्द दे देता है, इस टाइप की 3 लाइनें आपको दी, ठीक है। अब 3 लाइनें इस टाइप से दी हैं, यहां पर उसने क्वेश्चन लिख दिया है आपका, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन टाइप की है और इसमें लिखना है, ठीक है। अब यहां पर समस्या ये आ जाती है, बच्चे कहते हैं कि सर 10 शब्दों में लिखना है, 15 शब्दों में लिखना है, 20 शब्दों में लिखना है, मर्जी आपकी, ठीक है। अगर किसी की राइटिंग छोटी है तो वो क्या 20 क्या 25 में भी लिख सकता है, लेकिन एक अमूमन बात करें तो अमूमन हम ज्यादातर, आपने देखा होगा कि लाइनें 3 दी हैं, ठीक है। तो लाइनें 3 दी हैं तो ज्यादातर एक लाइन में हम 6 से 7 शब्द लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे 3 लाइन में लगभग कितने हो गए, 7 21 हो गए। तो इसीलिए मैंने कहना चाहिए 20 शब्द लिखा है, 20 वर्ड्स लिखा है, इसको इसलिए 20 वर्ड्स शब्द दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 20 ही लिखना है। अब क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसने पूछा क्या है। अगर मान के चलिए उसने पूछा कि गर्दभील वंश की स्थापना कब, कहां और किसने की, तो आप क्या लिखोगे, गर्दभील वंश की स्थापना उज्जैनी में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व गर्दभील ने की, यही लिखोगे ना, ठीक है। तीनों चीजें आ गई। एक तो तरीका ये है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, स्थापना उज्जैनी में, ठीक है, समय 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, संस्थापक गर्दभील। तो कितने शब्द हो गए, 6 शब्द में। ये पैटर्न आप जिसको भी फॉलो करेंगे, पैटर्न दोनों सही हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं नहीं इसमें ज्यादा मिलेंगे उसमें ज्यादा मिलेंगे। आपने पहली बात तो जानकारी सही दीजिए, गुणवत्ता युक्त दीजिए। वहां पर आपकी क्वांटिटी से मतलब नहीं है, वहां पर क्वालिटी से मतलब है, ठीक है। आप गलत जानकारी दोगे, नंबर नहीं मिलेंगे। ये आपका कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये आपका मेंस का एग्जाम है। आपकी कॉपी 3-3 बार चेक होती है, तो यहाँ पर गप्पे नहीं चलती, ठीक है। आप सही जानकारी दोगे, सही नंबर मिलेंगे। गलत जानकारी दोगे, बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी ऐसा मत करना। कई लड़के कहते हैं सर मैं तो 100 शब्दों में लिख के आया था, मैं तो इसको 60 शब्दों में लिख के आया था, 200 शब्दों में, नंबर तो दिए नहीं। अरे उसने पूछा कुछ था, तुम लिख कुछ के आया, ठीक है। आपसे पूछा गया कि मतलब पूछा गया कि इंदौर का राजवाड़ा किसने बनवाया था, ठीक है। अब आप लिख रहे हैं कि इंदौर के बीचों बीच मध्य स्थित राजवाड़ा इंदौर की शान के रूप में एक ऐतिहासिक इमारत है, ठीक है। अब ये फालतू की बातें हैं कि नहीं। उसने पूछा क्या आपसे कि इंदौर स्थित राजवाड़ा का निर्माण किसने करवाया, ठीक है। तो आप सीधा लिखिए कि इंदौर स्थित राजवाड़ा का निर्माण मल्हाराव होलकर ने करवाया, ठीक है। नींव उसने रखी और पूर्ण निर्माणकार देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया, तो बात बनती। आप तुम इधर उधर की बातों करोगे तो थोड़ी नंबर मिलना है, ठीक है। तो वही चीजें यहां पर है। अब जैसे मान के चलिए क्वेश्चन पूछा गया कि प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए 2 चीजें आ गई, क्या समझते हैं, जिनकी जानकारी हमें पुरातात्विक काल से मिलती है, ठीक है। दूसरा, इसको पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। पाषाण काल यानी कि पत्थर काल, ठीक है। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। जब आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल करता, पत्थर औजारों का इस्तेमाल करता था, उसको पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। तो ये, अब दूसरी चीज पूछी गई आपसे कि
यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट की प्रॉब्लम हुई है, मध्य प्रदेश ही लिखा है, वो थोड़ा इसमें अपलोड करने में करनी चाहिए समस्या आई, तो ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कौन कौन से हैं? ठीक है, तो प्रागैतिहासिक कालीन ये थोड़ी यहाँ पर आपके लिए जो पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी उसमें एक समस्या नहीं रहेगी, ये यहाँ पर अपलोड करने की वजह से ये फॉन्ट की प्रॉब्लम आप जगह जगह देख रहे हैं थोड़ी। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कौन कौन से हैं हमारे मध्य प्रदेश में? प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कौन कौन से हैं? ठीक है, तो स्थल इतने सारे हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका कहां पर है? रायसेन जिले में, मैंने कोष्टक में लिखा है। बाघ की गुफाएं ये कहां पर है? धार जिले में है। हथनौरा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मानव जीवाश्म मिला है सीहोर में। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हथनौरा कहां पर है? सीहोर जिले में। सीहोर जिले में, ये नर्मदा नदी के किनारे, यहां पर मानव जीवाश्म मिला है। आदमगढ़, महादेव पिपरिया, ये कहां पर है? नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम जिसको हम कहते हैं होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम है। आदमगढ़, आदमगढ़ की बात करें तो इसके बारे में जानकारी मिलती है कि जैसे आपने देखा हो इस्लाम धर्म में कहा जाता है उनका आदि पुरुष कौन कहलाता है? आदि पुरुष कहलाता है बाबा आदम। तो बाबा आदम की जन्मभूमि माना जाती है, प्रथम बस्ती यहाँ पर मध्य प्रदेश की मिलती है। ठीक है, एक मैसेज ले लेते हैं। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि 2 मार्कर में बहुत टफ फैक्ट आते हैं। हाँ, ये तो है। ठीक है, देखिए 2 मार्कर में बहुत टफ फैक्ट आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी दूसरी विशेषता को भी आप देखें कि दूसरी विशेषता ये भी है कि 2 मार्कर में पूरे के पूरे मार्क भी मिलते हैं अगर आपके पास सही जानकारी है तो। ठीक है, हाँ, ये माना कि उसमें टफ आते हैं लेकिन सभी टफ नहीं आते, एक चीज को तो आप देख लें। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपसे 15 पूछे जा रहे हैं तो 15 में आपसे 10, 11, 12 तक बन जाएंगे। ठीक है, 15 नहीं बनेंगे। अगर आपको 15 बनेंगे तो जो आप शब्द लिख रहे हैं कि टफ आते हैं, फिर आप लिखोगे कि बहुत इजी आते हैं। ठीक है, इसलिए पीएससी की एक खासियत है कि पीएससी बच्चे ये ना बोल पाए कि इजी आते हैं, इसलिए वो कहना चाहिए 2-4 फैक्ट ऐसे डाल देते हैं जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। ठीक है, और उनके पीछे भी नहीं भागना चाहिए। हम अपने सिलेबस टू अकॉर्डिंग तैयारी करें दिव्या। ठीक है, और जितना भी कहना चाहिए हम कर सकते हैं उतनी अच्छी बेहतर से बेहतर तैयारी करें। बन जाए तो ठीक है, नहीं बन जाए तो कोई बात नहीं, उसको लेकर के टेंशन नहीं लेना है। अभी क्या कहना चाहिए, आपने मान के चलिए प्री दिया तो क्या 100 के 100 क्वेश्चन बन गए आपसे? नहीं बने ना। ठीक है, किसी से नहीं बन सकते। ठीक है, और कहने वाले तो ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि 95 सही होते हैं, 90 सही होते हैं, लेकिन इनको ऐसे लोगों का सिलेक्शन भी नहीं होता, ये भी हकीकत है। ठीक है, मतलब ऊंची ऊंची देने में क्या जाता है। ठीक है, कि मेरे 90 सही है, कई तो ऐसे भी मिलते हैं वो कहते हैं कि मेरे तो 98 सही है, 2 तो कहने चाहिए क्वेश्चन गलत आए। ठीक है, तो ये पीएससी है, इसमें हवाबाजी बहुत होती है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ टफ आते हैं, लेकिन दिव्या एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता यह है कि आप किसी टॉपर से भी पूछना जो पीएससी में टॉप किया। ठीक है, हर्षल चौधरी ने भी 2018 का जो टॉपर है उसने भी बोला था कि मुझसे भी कुछ 3 मार्कर, उस समय 3 मार्कर का पैटर्न था तो 3 मार्कर कुछ छूट गए थे, लेकिन फिर भी वो टॉप किया। लेकिन बस ये है कि जो आप लिखें वो बहुत बेहतर तरीके से लिखें। ठीक है, एक स्टूडेंट का और ले लेते हैं मैसेज। हाँ, ठीक है, तो कहने का तात्पर्य तो हमें अपनी तरीके से तैयारी तो इसलिए मालूम करने से मैं टॉपिक को इस तरीके से भी समझाता था कि मान के चले प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, ये होता है, वो होता है। हम प्री में जिस तरीके से पढ़ाते हैं उस तरीके से पढ़ा सकते थे, लेकिन एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लाने की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता ये थी कि आपको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं, वो चीजें आपके पास दिमाग में व्यवस्थित तरीके से जाए। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पर इसको मैंने 2 मार्कर की जगह ये 3 मार्कर है। ठीक है, या हम कह सकते हैं 3 लाइनर है। ठीक है, तो कहेंगे इसकी सर कहना चाहिए इसको अगर हम लिखने जाएंगे तो ये तो ज्यादा हो जाएंगे। भाई मैंने इसलिए लिखा है इसको कि कम से कम, अब मैंने इसमें कम से कम 10 से 15 नाम दे दिए तो कम से कम 4-5 तो ध्यान रखो। हमेशा थोड़ा वेटेज लेकर के चलना पड़ता है। जब नोट्स आपको बनाए जाते हैं या बनवाए जाते हैं थोड़ा वेटेज लेके चलना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि अब तो हालांकि रेडीमेड कपड़े आने लगे, पहले कहना चाहिए सिलवाना पड़ते थे। तो अगर आप कहना चाहिए दर्जी के पास जाते थे तो कपड़ा लेकर के जाते थे तो उसको थोड़ा ज्यादा ही मार्जिन में कपड़ा देते थे ताकि छोटा ना पड़े। इसी तरीके से कंटेंट होता है कि कंटेंट थोड़ा हमेशा ज्यादा दिया जाता है ताकि आपको कम ना पड़े। ठीक है, तो इसमें मैंने करीब 15 प्रागैतिहासिक स्थल दे दिए हैं और 15 में से कम 5-6 तो ध्यान रहे, क्योंकि कारण ये है कि वहां पर प्रेशर इतना रहता है कि आपको सभी चीजें एकदम से ध्यान नहीं आ जाएंगी।
ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ लोग रट लेते हैं, लेकिन सभी तो नहीं रट पाते, कुछ तो समझ करके पढ़ते हैं। तो उनके लिए कम से कम इतना तो रहे कि कम से कम 10-15 पढ़े होंगे तो 5-7 करने चाहिए, वो लिख सकें। ठीक है, तो इस तरीके से तो आदमगढ़, महादेव पिपरिया में भी कहना चाहिए प्रातात्विक, यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक स्थल मिले हैं। एक बात करें, एक पीटरसन करके कहना चाहिए एक पुरातत्व शास्त्री थे ब्रिटिश शासनकाल में, उन्होंने जो 1818 में सबसे पहले शैलाश्रवों की खोज की थी, प्रातात्विक स्थलों की खोज की थी, वो हमारे पचमढ़ी क्षेत्र में की थी। और पचमढ़ी क्षेत्र कहाँ पड़ता है आपका? इस महादेव पिपरिया रीजन में ही पड़ता है। तो ये ठीक है। संग्राम घाटी, ठीक है, संग्राम घाटी मंदसौर में। अब देखिए, ऐसा नहीं कि आपने प्रातात्विक स्थल नहीं पढ़े होंगे, प्रातात्विक स्थल मुझे पता है, प्री में आपने पढ़े होंगे, प्री अभी आप दे के निपटे हैं। ठीक है, तो प्री में आपने पढ़ा होगा, जैसे डांगवाला पढ़ा होगा आपने, नवदा टोली पढ़ा होगा, भीमबेटका पढ़ा होगा, और भी स्थल पढ़े होंगे 2-4। ठीक है, आदमगढ़ पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, और वहां से अगर आ गया आपसे तो फिर कहना चाहिए पता होना चाहिए। अब जैसे संग्राम घाटी, यहां पर भी प्रातात्विक स्थल के रूप में साक्ष्य मिले, मंदसौर में। जावरा, ठीक है, ये रतलाम में पड़ता है, लेकिन भूतरा की बात करें तो ये नरसिंहपुर में पड़ता है। अकावरी ये सीधी जिले में पड़ता है। इंद्रगढ़, मनोटी, ठीक है, इंद्रगढ़, मनोटी और आबरा, ये सब कहां पड़ते हैं? मंदसौर में पड़ते हैं। सैलाना, तो सैलाना का तो नाम हालांकि आपने सुना है, सैलाना फ्लोरिकल भी है। ठीक है, सैलाना फ्लोरिकल के नाम से वाइल्ड सेंचुरी भी है, तो ये सैलाना रतलाम में है। मैहर, ठीक है, मैहर को अब मैहर ही लिखेंगे हम, सतना नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैहर अब खुद जिला बन गया है। ठीक है, सिंग्रामपुर, अब देखिए एक है संग्राम घाटी और एक है सिंग्रामपुर। सिंग्रामपुर वही जिसको संग्राम साय ने बसाया है। ठीक है, वहां पर भी, ये दमोह जिले में पड़ता है, वहां पर भी पुरातात्विक स्थल मिले हैं। मनुआवन टेकरी, मनुआवन टेकरी की बात करें तो ये कहां पर है? मनुआवन टेकरी भोपाल में। ठीक है, भोपाल में मनुआवन टेकरी है, और ये मनुआवन टेकरी वही है जब रानी दुर्गावती के पुत्र नवल साय ने युद्ध लड़ा था किससे? दोस्त मोहम्मद खां से। तो जब वो पराजित हो गया था तो इसी पहाड़ी पर चढ़ करके उसके दो सैनिकों ने, गौड़ सैनिकों ने धुआं जला करके, लकड़ी जला करके, धुआं के माध्यम से रानी दुर्गावती को संदेश दिया था कि हम पराजित हो गए हैं, और फिर उसके बाद रानी दुर्गावती ने जल समाधि ली थी। तो ये भी यहाँ पर भी प्रातात्विक स्थल के रूप में साक्ष्य मिले हैं, प्रातः आदि मानव से संबंधित चीजें मिली हैं। बैरागढ़, ये भी भोपाल में। तो शैलाश्रय मिले हैं। शैल से मतलब होता है पर्वत, आश्रय से मतलब होता है आसरा, यानी कि जब गुफाओं में मानव रहा करता था तो उससे संबंधित, जिस तरीके से भीमबेटका में शैलाश्रय मिले हैं, तो शैलाश्रय हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे मिले हैं। जैसे आपको पता होगा कि मामा भांजा एक माडा रॉक पेंटिंग्स हमको पचमढ़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो वैसा ही शैलाश्रय हमें बैरागढ़, शैलाश्रय भोपाल में देखने को मिलता है। ठीक है, श्यामला हिल्स, ये भी भोपाल में है। श्यामला हिल्स वही है, आपको पता होगा कि आज GIS चल रहा है, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है, और ये जो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है उसके अंतर्गत चल रहा है। आपको पता होगा इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर आए हैं, तो श्यामला हिल्स पर ही वो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, ये श्यामला हिल्स भी। तो यहाँ पर श्यामला हिल्स पर अखिल भारतीय स्तर का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय जो मानव के इतिहास की कहानी को बयां करता है, वो यहाँ पर स्थापित है भोपाल में। लमेटा घाट, लमेटा घाट के बारे में आपको पता होगा कि यूनेस्को ने इसको अपने जो भू आकृतिक स्थलाकृति है उसके रूप में घोषित किया है। ठीक है, 2021-22 की बात करें तो लमेटा, ये जबलपुर में है, लमेटा सीरीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टेशियस काल की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। तिलवारा घाट, तिलवारा घाट वही है, हालांकि ये प्रागैतिहासिक काल भी, क्योंकि वहां पर भी नर्मदा नदी के किनारे होने के कारण पुरातात्विक स्थल बहुत सारे मिले हैं। और तिलवारा घाट वही है जब महात्मा गांधी का देहांत हुआ था तो इसी तिलवारा घाट पर जबलपुर में नर्मदा नदी में अस्थि विसर्जन किया था। ठीक है, तो ये तिलवारा घाट, ये भी पुरातात्विक स्थल, यहाँ पर आदि मानव के साक्ष्य मिले। बेड़ा घाट, भेड़ा घाट यानी कि जबलपुर वाला रीजन। विंध्यन क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र, तो विंध्यन क्षेत्र आपको पता होगा कि विंध्यन को गंगा सोन दो आब भी बोला जाता है, दो आब यानी कि दो पानी की धाराएं। ठीक है, तो उस क्षेत्र में भी कुछ काफी मात्रा में महापाषाण स्मारक मिले हैं। महापाषाण स्मारक क्या होते थे? जब कोई व्यक्ति मर जाता था, उसको दफनाया जाता था, तो वहां पर स्मृति चिन्ह के रूप में एक बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था, उसको महापाषाण स्मारक कहा जाता था। तो वो भी इस क्षेत्र में मिले हैं, मतलब विंध्यन सोन घाटी क्षेत्र में। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं। अब आपसे पूछना होगा तो वो आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के 5 पुरातात्विक स्थलों की जानकारी दीजिए, ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। एक स्टूडेंट्स हैं, उनका मैसेज ले लेते हैं। ठीक है, और अमृतास त्रिपाठी हैं और कह रहे हैं कि प्रणाम सर, अच्छा लगा आपका इस प्लेटफॉर्म पे देख के, आपसे ऑफलाइन में पढ़ा हूं। ठीक है, बहुत अच्छा समझाते हैं आप। ठीक है, देखिए कारण ये होता है कि बेटे, सबसे पहली बात तो कि गुरु और शिष्य का जो नाता होता है वो नाता एक अध्ययन और अध्यापन का होता है।
ठीक है। तो जहां भले ही कहना चाहिए, देखिए क्या होता है कि अध्यापन का एक निश्चित प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, पहले भी हुआ करता था, गुरुकुल जो पद्धति होती थी, हालांकि अब समय बदल गया, अब स्थितियां अलग हैं। ठीक है, तो उसका एक निश्चित दायरा होता था। ठीक है, आपको पता होगा कि द्रोणाचार्य ने उस समय कर्ण को शिक्षा नहीं दे पाए थे। ठीक है, और इसके लिए कर्ण भी हमेशा चिंतित, एक उसके मन में भाव रहा, और द्रोणाचार्य के मन में भी भाव रहा कि जब वो युगवान होकर के सामने आया, ठीक है, तो उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि वो राजपुत्रों को ही पढ़ाते थे, और राजपुत्रों को इसलिए पढ़ाते थे, कारण ये है कि उस राजवंश से, कुरु राजवंश से उनका खर्चा चलता था, उसका भरण पोषण होता था, गरीब थे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि सीमाओं से निकल करके कुछ परिस्थितियों बस आना पड़ता है। और जिस प्लेटफॉर्म पर इस समय मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरे मित्र भी हैं और साथ में टीचर भी रहे हैं, तो अध्यापन का कार्य हम दोनों ने साथ में वहां पर किया, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो आप चूंकि उन्होंने, हालांकि ये बात बहुत पहले से चल रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी, लेकिन कभी ना कभी वो क्षण आता है जब निर्णायक निर्णय लेना होता है, तो वही निर्णय लिया और आज आपके बीच हैं। और अब बस यही है कि उम्मीद करते हैं कि आपकी बेहतर तैयारी हो और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो बात कर रहे हैं, तो ये कहना चाहिए प्रागैतिहासिक, तो मतलब कहना चाहिए से एक जनरली पूछ लिया, क्योंकि देखिए कारण पेपर बनाने वालों को क्या कहा जाता है, परीक्षा। परीक्षा यानी कि दूसरों की इच्छा पर आधारित, यही कहा जाता है परीक्षा। ठीक है, पर धन इच्छा, दूसरों की इच्छा पर। तो क्या मन में चल रहा है क्वेश्चन, ये हमें पता नहीं होता है, हम एक जजमेंट के आधार पर, गैसिंग के आधार पर तैयार करते हैं। तो इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन दिया, हालांकि ये इतिहास का टू मार्कर है कि प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वो एक अपने आप में इतिहास का क्वेश्चन, अब आपका इतिहास में रख लो, चाहे इसमें एमपी में रख लो, इतिहास वाले तो कहेंगे तो इतिहास का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, जैसे अभी भी होता है। जैसे पीएससी का पेपर होता है, तो जैसे भले ही वो कहने से क्वेश्चन राजवंश से आया हो, मैं एमपी से जुड़ा हुआ, जैसे पांच पूछ लिया कि, हालांकि अभी पूछा नहीं गया है, हो सकता है आगामी समय पूछा जाए कि जो नागवंश का अंतिम शासक था गणपति नाग, ठीक है, उसको किस गुप्त वंश के शासक ने पराजित किया था, तो उसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अब है तो ये एमपी का क्वेश्चन, क्योंकि गणपति नाग कहां का शासक था, विदिशा का था। अब इतिहास वाले क्या कहेंगे, नहीं ये तो समुद्रगुप्त के बारे में पूछा, तो इतिहास का क्वेश्चन, हाँ भाई तुम ले जाओ, तुम्हारे 10 हो जाए, हमारे तो फिर भी 40-42 हो जाते हैं। ठीक है, इस बार भी 42 क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसा ही कहना चाहिए, प्रागैतिहासिक काल मैंने दे जरूर दिया आपको टू मार्कर, लेकिन कहना चाहिए मेरे से इतिहास का है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एमपी का है। दूसरा, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन स्थल कौन से हैं, या 3 स्थलों की जानकारी दीजिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन स्थल है कायथा, इसी को कहा जाता है कपित्थला। ठीक है, कपित्थला कहा जाता है बराय मिहिर, जो ज्योतिषी रहे हैं, खगोल शास्त्री रहे हैं हमारे प्राचीन भारत के राजा विक्रमादित्य के समकालीन, तो उनकी जन्मस्थली भी है। यहाँ पर ताम्रपाषाण स्थल है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, क्योंकि मानव ने सबसे पहले जो धातु इस्तेमाल की थी वो तांबे की थी। तांबे की यहाँ 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं। डांग वाला ये भी उज्जैन में है, डांग वाला यहाँ पर यज्ञशाला मिली है। ठीक है, यज्ञशाला मिली है, और हो सकता है कि प्राचीन काल में ये सांदीपनि आश्रम का यज्ञशाला रहा हो, ऐसी जानकारी धार्मिकता के रूप में भी मिलती है। तो यहां पर भी तांबे की कुछ चीजें मिली हैं। नागदा उज्जैन के अंतर्गत ही आता है, हालांकि नागदा जिला बनने की भी बात चल रही है, तो ये भी ठीक है। नर्मदा टोली की बात करें तो महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे, खरगोन जिले में आता है। एरण, यहां से भी प्रातात्विक शास्त्र मिले हैं। तो ये ना केवल ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, बल्कि ऐतिहासिक स्थल भी है, क्योंकि समुद्रगुप्त से जुड़ा रहा है। समुद्रगुप्त ने इसको एरिड केड़ के रूप में, स्वभोग नगर के रूप में बसाया था। जब भी फुर्सत होता था वो यहाँ पर आता था। आवरा, यहां से भी साक्ष्य मिले हैं, और ये मंदसौर जिले में आता है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद 7 मार्कर क्वेश्चन है, तो प्रागैतिहासिक कालीन काल की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। ठीक है, तो ये कहना चाहिए आपको संक्षिप्त जानकारी पूरी तरीके से उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है, ताकि आप कहना चाहिए व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर सकें। तो आप देखें, ये कहना चाहिए उस टाइप का कहना चाहिए पूरा क्वेश्चन बना करके दिया है कि कौन कौन से स्थल प्रागैतिहासिक काल के रूप में हैं, और 60 शब्दों में देने की आपको कोशिश की गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आज चूंकि हालांकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, इसलिए बार बार क्लास में थोड़े व्यवधान आया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कल से आपकी क्लास के नीचे व्यवस्थित रहेगी। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो समझाया जा रहे हैं, जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए, पीडीएफ फाइल के रूप में आपको उपलब्ध भी होगा इसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो ये खुद मेरे द्वारा तैयार किया हुआ ये कहना चाहिए नोट्स है, जो आपको उपलब्ध होगा एमपीजीएस के रूप में। तो चूंकि अब समय हो रहा है दूसरी क्लास का मेरा, ठीक है, लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं कि लगभग 2:15 बजे, 2:15 के लगभग, वैसे 2 बजे का समय है, लेकिन 2:15 तक लगभग मानिए, तो 2:15 तक मैं पुनः हाजिर होऊंगा। सेक्शन लेक्चर
2 नंबर लेकर के, और उसमें मध्य प्रदेश के भूगोल को शुरू करेंगे हम। तो एक और हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास चलेगा, एक और मध्य प्रदेश का भूगोल चलेगा, ठीक है। जब ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक और चलेगा मध्य प्रदेश का प्रशासन और राजनीति, पॉलिटी, और एक और चलेगा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ताकि आपका 90 दिन में पूरी तरीके से अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आप बेहतर तरीके से 9 जून से जो मेंस होने जा रहा है उसको बेहतर तरीके से दे सकें। तो इस तरीके से कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस हम अगले लेक्चर में करेंगे। जय हिंद।